नमस्कार साथियों, WRPC के एक और वेबिनार के साथ मैं सुशील कुमार एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अंदर जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो हमारा हफ्ता रहा, इस हफ्ते के अंदर जो हमने चर्चा की वो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 के अंतर्गत की। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या कहता है, क्यों बनाया गया, इसके क्या कारण थे, इसकी जो पॉलिसीज थी वो क्या क्या थी, इसको कैसे लागू किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। तो आज जो है हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। अगस्त 2009 में पार्लियामेंट ने पास किया। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये बेसिकली ये बताता है कि उन बच्चों के बारे में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको स्कूल में कैसे लाया जाए। ये बेसिकली मोटिव था हमारी पार्लियामेंट का, एजुकेशन पॉलिसी का, इस एक्ट को बनाने के लिए। और इसी के अंतर्गत बच्चों को मिड डे मील की भी, कई बच्चे ग्रामीण इलाकों में ऐसे थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम रहती थी कि उनको खाने की भी प्रॉब्लम रहती थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये मिड डे मील का प्रोविजन इसके अंदर रखा। एज लिमिट के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ कि 6 से 14 साल तक की एज लिमिट इसके अंदर रखी गई। यदि वो बच्चा स्वस्थ है तो, और अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो 18 साल तक उसको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट बेसिकली कानून के हिसाब से जो इसकी उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले जो पुरानी पॉलिसी थी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। उस पुरानी पॉलिसी को चेंज करना बहुत ज़रूरी था। सिर्फ कॉमन सी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जा रही थी, कोई एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म नहीं था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पे कुछ भी नहीं था। और एक, जब आप जानते हैं कि दुनिया चेंज होती रही है और शताब्दी चेंज हुई, इस दौरान इंटरनेट का ज़माना आया, बुक से हटके, न्यूज़पेपर से हटके हम इंटरनेट, टैबलेट्स के ज़माने में, कंप्यूटर के ज़माने में गए। तो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी चेंज करना बहुत ज़रूरी था। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही इस पॉलिसी का निर्माण किया गया, इसे बनाया गया। और कहीं न कहीं जो डर था बच्चों के मन में कि हम स्कूल जाएँगे, हमें टीचर से पिटाई होगी, हमें डाँट पड़ेगी, टीचर घर पे कंप्लेन कर देंगे, या फिर जो हैरेसमेंट स्टूडेंट्स के साथ, बेसिकली जिसे हम हैरेसमेंट कहते हैं, लेकिन टीचर्स कभी हैरेस करते नहीं थे। अगर मैं कहूँ तो अपने नज़रिए से देखिए, टीचर को कोई मतलब नहीं था उस टाइम भी और आज भी। हम पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे, बच्चा पढ़ेगा अपने लिए पढ़ेगा। लेकिन इस पॉलिसी को बनाने के पीछे जो गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना करके टीचर्स के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ करने से मतलब ये है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस टीचर्स पे लगाई जाएंगी, कुछ एक्टिविटीज टीचर्स की बढ़ाई जाएंगी, कुछ टीचर्स के काम बढ़ाए जाएंगे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाई जाएंगी, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएंगी। जब सिलेबस चेंज होगा तो कुछ नया निकल के आएगा। पुरानी जो रूढ़िवादी मैं कहूँ एजुकेशन को बदल दिया गया, उसके तरीके को बदल दिया गया पढ़ाने के। हर एक चीज को कैटेगराइज किया गया कि एजुकेशन होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, किस किस को दी जाएगी। और एक और सबसे बड़ी बात, इस पॉलिसी को, इस एक्ट के पारित होने से पहले कभी भी ये गवर्नमेंट ने इंश्योर करने की कोशिश नहीं की कि जो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनको स्कूल तक कैसे लेकर आया जाए। तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा यही इंश्योर, सबसे बड़ी बात इस एक्ट की यही रही, इससे ये इंश्योर किया गया
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे स्कूल तक लेके आएँ। उनके मन से जो डर है वो कैसे निकाला जाए। देखिए मेरा ये सब पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि दुनिया में अगर सबसे आसान कोई चीज़ है तो वो है पढ़ाई, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं करते। देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, यदि बच्चा पढ़ रहा हो तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर वो पेरेंट्स से कहे मेरे को खाना यहाँ चाहिए तो पेरेंट्स ला के देंगे, कहेंगे मुझे बुक्स चाहिए तो उसे ला के देंगे। वो कहे मुझे खेलने नहीं जाना तो हाँ बेटा कोई बात नहीं। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें कि पापा मुझे ये चाहिए, ठीक है बेटा ला देंगे। पढ़ने में अच्छा है बच्चा तो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, बच्चा पढ़ता रहे हमारा। उसकी डिमांड्स भी पूरी करते हैं जो कि लीगल होती हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम उन बच्चों को देखेंगे जो पढ़ते ही नहीं है, उनके लिए आप के अगर जनरल बात कहें कि अगर बच्चा कह दे पापा मेरे शूज़ खराब हो गए, मेरे को नई शूज़ ला दो, पढ़ता तो है नहीं, क्या करेगा शूज़ ला के? क्या करेगा नए शूज़ का? तो ये एक जनरल टॉक है, ऐसा भी होता था। तो इन सब चीज़ों को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जब बच्चों के डर से मन से डर निकलेगा तो वो पढ़ेंगे। और वही मैंने कहा कि जितना आसान पढ़ाई है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पढ़ाई नहीं करते। और जब बड़े होते हो तो उसके बाद 10 घंटे 12 घंटे की जी तोड़ मेहनत करते हैं, और उस मेहनत में भी उनको उतना मेहनताना नहीं मिलता जितने के वो हकदार हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके द्वारा इसको अपनाया नहीं गया था, और यह इंश्योर नहीं किया गया था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन दिलाई जाए, उनको एजुकेशन तक लेके आया जाए। और रूढ़िवादी तरीकों को बदलना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक था, कि जैसे ही रूढ़िवादी तरीके बदले तो एजुकेशन में कुछ एंटरटेनमेंट आया, जैसे मैंने वेबिनार में बताया कि सिर्फ बुक्स को रटने से, लर्न करने से, सिर्फ चैप्टर समझने से ही एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती। बच्चों का जो एक्टिविटी है वो भी होनी चाहिए, उनका ब्रेन डेवलप होना चाहिए, डिसीजंस पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, थिंकिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को भी इंश्योर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन पॉलिसी, या फिर हम कहें एजुकेशन एक्ट को, नए एजुकेशन एक्ट को लेके आया गया। लिमिटेशंस के बारे में मैंने कल आपको बताया था, वो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन एक्ट है ये क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं करता। देखिए जैसा हम जानते हैं कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं। तो ये क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं करता, ये एक्ट जो सिर्फ एजुकेशन की बात करता है। प्रोसीजर तो चेंज हो गया, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी उसके बारे में इस एक्ट के अंदर कुछ नहीं लिखा गया। अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स के बारे में इस एक्ट ने कह तो दिया, लेकिन उसको स्टॉप नहीं करवा सकी गवर्नमेंट आज तक। ये सिर्फ 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन की बात करता है, 6 साल से पहले। और 14 साल के बाद बच्चों का क्या होगा उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो 25% रिजर्वेशन की बात होती थी उसको भी कंप्लीटली अप्लाई नहीं करवाया जा सका है अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा। टीचर्स को जब देखिए सब्जेक्ट चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, फॉर्मेट चेंज होगा, प्रोसीजर चेंज होगा, तो टीचर्स को भी तो उस लेवल का होना जरूरी है। अब उस लेवल का होने के लिए पुराने टीचर्स को तो जो स्कूल में है उनको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है उनकी, और जो नए टीचर्स आएंगे उनके सिलेबस के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि वो जिस एजुकेशन को कंप्लीट करके आए वहाँ पर इस न्यू एजुकेशन एक्ट, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसीज़ हैं, जो नया कल्चर है, नए तरीके हैं, उनके बारे में उनको पता हो,
ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसी के साथ ही साथियों, आज ही हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 खत्म होता है और अब हम अपना क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। और आगे हम दोबारा से एक दूसरे वेबिनार में मिलेंगे जिसके अंदर एक नया टॉपिक होगा। तो प्लीज अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो प्लीज बताएं। आपको मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, बताएं मैडम, अगर कोई प्रश्न है आपका या कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। हाँ जी, राधा जी कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या आज किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है क्या हमारे लिए या इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने के लिए? हेलो जी बताएं। जी सर, मैं दुर्गा शवाल बोल रही हूँ। जी बताएं मैडम। जी सर, मेरा सोशल वर्कर का काम है मेरा, तो मुझे जी आपकी जो बहुत अच्छी बात है। मुझे जी, तो इसमें सॉरी मैडम। सोशल वर्कर हूँ मैं, जी यूपी से, बहुत अच्छी जी बात है। मुरादाबाद से। जी जी, और अभी फिलहाल मैं अपने बच्चों के पास दिल्ली आई हुई हूँ उनकी पढ़ाई देखने के लिए। तो मैंने आपका ये देखा, तो आपका पहली मीटिंग जो ली थी मैंने 4 बजे के टाइम पर थी शायद, तो उस वक्त मैंने ली थी, तो बहुत अच्छी बात करी थी पढ़ाई पर। जी जी, और अभी मैं आपकी ये देख रही थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब लोग। तो इसमें बहुत सर बहुत धन्यवाद मैडम आपका इसके लिए। जी जी, इसमें ऐसा हो थैंक सकता यू। है कि अभी इसमें कुछ बन सकती हूँ क्या? हाँ मैडम, आप हमारी, देखिए आपकी ना थोड़ी आवाज खराब आ रही है। हमारे जो अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा, मैनेजर है ना, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको प्रॉपर प्रोसेस बता देंगे कि आप कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनेंगे जी और उसके क्या क्या फायदे होंगे आपको, या आप दुनिया के लिए या समाज के लिए क्या कर सकती हैं। ये दोनों चीजें आपको बता दी जाएंगी। जी जी, क्योंकि और मैं बहुत आसान प्रोसेस है हस्तशिल्प। हमारा मेंबर। हाँ, हमारा मेंबर बनना बहुत आसान है। आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई इतना बहुत टफ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत आसान जी तरीका है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी अच्छा, पड़ेगी। हमारी जो क्योंकि वेबसाइट है, आप मैंने उस वेबसाइट पे। जी जी, अभी हाल ही में मैंने वहाँ पर गरीब बच्चे जो और सब लोग सारे बच्चों को इकट्ठा करके, और जो उनकी कारीगरी है हाथ की, पढ़ने के लिए पढ़ाई के लिए, तो कहा मैंने उनसे कि अपनी कैसे भी करके पढ़ाई करो, जो मैडम 14 वो साल बहुत की और जरूरी है, बिल्कुल। जी, हमारी ना मैडम एक और वेबसाइट है www, हमारी एक जी वेबसाइट है www.wrpc.in। इस वेबसाइट पे अच्छा जाके ना आप इजीली हमारे बारे में पता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के बारे में, सॉरी जी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और वहां पे ही एक मैं और आपको फॉर्म मिल जाएगा, जैसे आप मेंबरशिप बनेंगे, मेंबरशिप आपको जी मिल जी, मैं जाएगी, और तो आप चीज़ों से मेंबरशिप भी मेंबर। जी जी, हाँ, मैं सॉरी और मैडम। चीज़ों से भी
मैं और मैडम ये बहुत अच्छी बात चीजों है, को ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। पढ़ने के साथ साथ और ना देखिए मैं जिस इन तस्वीरें भी देखती हूँ मैं, जी तो और पार्षद भी रह चुकी हूँ मैं वार्ड पार्षद पार्षद की। जी मुरादाबाद पार्षद भी से, रह, जी मुरादाबाद बहुत से। बढ़िया मैडम। आपने जी पॉलिटिक्स का भी एक्सपीरियंस है आपके पास में। जी और मेरे पास सारी लेडीज और बच्चे जितने भी हैं सब अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं मेरे पास, तो हाँ उनके तो मैडम हमारे वही जो बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है ना, पहली बात तो उनको होने ही ना दें वो प्रॉब्लम, अगर हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन और हमारे इस चीज को जो इंश्योर करना कि आने वाले टाइम में उनके साथ प्रॉब्लम ना हो। जो मेरे ससुर थे ना, तो वो जी इस चीज को सबकी सॉल्व करते ही है। अब ससुर के बाद फिर ये मेरे जो हस्बैंड थे वो करते हैं, और मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मैं करती हूँ लेडीज का प्रॉब्लम हल जितना भी होता है। हमारे एरिया के जितने भी सब लोग हैं सबका ही करती हूँ माशाल्लाह। तो बहुत मुझसे बहुत जहाँ अच्छी बात है मैडम वो। अच्छा, और फिर मैंने अपना एक वो खोला है दुर्रे डेकोर का मैंने अपना काम खोला है, जिसमें गरीब बच्चे उसमें काम कर सके और आगे बढ़ सके। मैडम लेकिन सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, गरीब बच्चे, आप बच्चों से काम मत करवाना, वो नहीं नहीं, चाइल्ड वो लेबर काम के। जो है ना लेबर वैसे वाले काम नहीं है उनसे, वो उनके अपने खुद के हुनर जहाँ पे एक्सपोर्टरों के यहाँ काम करती हैं, हस्तशिल्प वाले कह थोड़ी सी लीजिए। ना, हाँ थोड़ी सी मैडम आपकी ना आवाज खराब हो रही है, लेकिन आप देखो बहुत अच्छी बात है कि आप समाज की सेवा करते हैं। और जैसा मैंने अभी तक सुन पाया कि आप देखो मदद के नजरिए से हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों से काम करवाएंगे तो वो फिर चाइल्ड लेबर में आ नहीं जाएगा, क्योंकि आपने बताया पार्षद रह चुके हैं, तो आने वाले नहीं टाइम पे हो सकता है। सर सुनिए, मैडम जो हमारा मैडम एक मुरादाबाद है। एक रिक्वेस्ट रहेगी, सुनिए नहीं मैं मान गया जी, आपकी बात मैडम, एक रिक्वेस्ट रहेगी, या तो आप ना नेटवर्क एरिया में आओ, आपकी आवाज थोड़ी साफ हो जाए, नहीं अदरवाइज ना एक बार दोबारा लॉग ऑफ करके लॉग इन करो। थोड़ा सा ना आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, आपकी आवाज समझ ही नहीं आ रही मेरे को, अच्छा सर, ये है ना। हो सकता है कि दोबारा नहीं हो पाए आपसे मेरी बात नहीं अभी। मैडम होगा, और ज्वाइन मैं होगा, आपसे क्यों नहीं ये होगा, जो बताना चाह लिंक रही हूँ, जिस लिंक देखो जिस लिंक पे आपसे ये आपने बताना क्लिक चाह कर। रही थी कि मैं बच्चों से काम नहीं लेती हूँ। मैं उन बच्चों को देख रही हूँ जो छोटे बच्चे कारीगरी में है, वहाँ पर एक्सपोर्ट वगैरह छोटे छोटे जो बच्चे हैं, तो जी उन मैडम पे रोक एक्चुअली लगाना चाहती समझना मुश्किल हो रहा है आपकी बात को, मैं माफी हूँ। चाहता हूँ अच्छा इसके लिए कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा। डिस्टरबेंस ना जी माइक में आई थिंक या नेटवर्क में बहुत ज्यादा है। मैं अभी हूँ यहाँ पे, 15 मिनट अभी लगभग हूँ मैं यहाँ पे, आप चिंता ना करें, लॉग ऑफ करके उसी लिंक पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको यही प्लेटफॉर्म मिलेगा, ओके आप बिल्कुल चिंता ना ओके करें। सर, जी मैडम, ठीक ठीक। किसी और साथी का हमारे सवाल। हेलो सर, मेरी सवाल है। मैं दीक्षा सोनोने बात कर रही हूँ फिर महाराष्ट्र तो से। सबकी आवाज खराब आ रही है, हेलो मेरे ही नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहे हैं क्या। हेलो। हाँ जी मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, आई हाँ थिंक सर, मेरी सुन पा रहे नेटवर्क हो ना? खराब है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ सर, मैं हेलो दीक्षा सोनोने बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। मैडम, निक्षा, दीक्षा, दीपक, आप हाँ सभी राइट। को मेरी आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से। हाँ सर, हमको सुनाई दे रही है। यस हाँ सर, यस। अब आई आपकी यस आवाज, सर। जिसने भी बोला बहुत अच्छी आवाज आई। जी दीक्षा जी बताएं, आप, मुझे लगा कि मेरी तरफ से परेशानी ना हो। नहीं नहीं जी सर। बताएं। सर मुझे पूछना है, आरटी राइट टू एजुकेशन में आरटीई है। जब भी हम आरटीई फॉर्म भरने जाते हैं ऑनलाइन बच्चों का, जब भी एडमिशन लेना होता है फर्स्ट टाइम, फिर फर्स्ट टाइम लेते वक्त सभी स्कूल का नाम आता है, मगर बीएमसी स्कूल का नाम क्यों नहीं आता है? बीएमसी स्कूल में कोई बच्चे लोगों को डालता ही नहीं है, और वहां पर ऑप्शन भी नहीं होता है। मैडम देखो बीएमसी स्कूल, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आप महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, तो हाँ जैसे हाँ हमारे दिल्ली के स्कूल हो गए, ऐसे बीएमसी जो है वो बॉम्बे म्युनिसिपल कारपोरेशन जो चलाते हैं, आई राइट। थिंक उसकी बात कर रहे हैं आप। हाँ हाँ राइट हाँ राइट तो सर मैडम राइट। देखो देखो मैडम, जैसे दिल्ली के अंदर एनसीडी चलाती है हमारी स्कूल को, वैसे बॉम्बे बॉम्बे के अंदर हाँ बीएमसी चलाती है, ठीक है। हाँ हाँ। अब क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल है तो उसके लिए तो फॉर्म भरने की जरूरत थोड़ी है आपको कि वहां पे लकी ड्रॉ में आपका नाम आना चाहिए, आई थिंक जितना मैं जानता हूँ। तो ये जो हाँ राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, तो जो वाह, 25% रिजर्वेशन के लिए फॉर्म भरा जाता है, ओके ठीक है। अब जो क्योंकि ओके। गवर्नमेंट स्कूल में तो रिजर्वेशन का कोई प्रोसीजर ही नहीं है, वहां तो
पहले आओ पहले पाओ का वाला हिसाब है। आप जाएं स्कूल में एडमिशन कराएं, अगर सीट खाली है तो आपको मतलब एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नहीं एक बार हमको नहीं मिला था सर इसलिए। नहीं मैडम मैं मानता हूं, लेकिन आप सोचो एक चीज और भी है कि अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ये पॉलिसी है कि अगर स्कूल के अंदर 40 बच्चे ही पढ़ाए जाएंगे उस क्लास में, तो वो 41वां अगर आपका एडमिशन होगा तो मे बी वो ना लें। ओके, तो वो उनका इंटरनल प्रोसेस हो गया। देखो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आरटीआई में उनसे ये पूछ लेते हैं कि भाई आपके स्कूल में कितनी सीटें भरी, अगर कोई नहीं ले रहा है एडमिशन तो हमें लगता है कि नहीं स्कूल वाले थोड़ी मक्कारी कर रहे हैं या फिर जान के नहीं लेना चाहते, तो वहां पर हम आरटीआई में ये चीज पूछ लेती है फलाने फलाने स्कूल में फलानी क्लास के अंदर कितने बच्चों ने एडमिशन ले रखा और कितनी सीटें खाली है, तो वहां से हमें पता लग जाता है। ओके तो सर, ये जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है ना, ये जो है ये उन लोगों के लिए है जिनको 25% कोटे से एडमिशन चाहिए। ओके, ठीक है मैडम। ओके क्लियर हो गया सर मुझे आगे। ओके जी धन्यवाद आपका। जी हमारे किसी और साथी का कोई सवाल हो तो प्लीज। चलिए साथियों, जैसा कि मैं देख रहा हूं अभी, वैसे तो मैंने अभी एक मैडम को वेट करने के लिए बोला है, जैसे कि मैं अभी के लिए माइक ऑफ कर देता हूं अगले 2 से 5 मिनट के लिए। अगर वो मैडम दोबारा ज्वाइन करती हैं तो हम उनसे बात करेंगे। और जब तक आपका किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछ लें, मैं अपना माइक अनम्यूट कर दूंगा। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार राधा जी, बताइए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में ये बताइए कि घर में कोई भी जैसे सास और देवर मेरे साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस करते तो क्या जो एक ड्रिंक करने वाला मेरा देवर है वो मुझसे गाली गलौज करता है और मेरे से छीना झपटी करता है, और मेरी सास उसका पूरा फेवर लेती है। तो मैं 2 बार थाने में गई लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एक बार तो जमानत से छोड़ दिया और दूसरी बार भी उनको घर पे छोड़ के गए थानेदार। अब मगर मुझे मैडम जमानत नहीं, एक सेकेंड मैडम, अगर आपके देवर को जमानत पे छोड़ा गया तो इसका मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई तो हुई थी, अदरवाइज तो जमानत पे छोड़ा नहीं जा सकता किसी को। ड्रिंक करने वाले को एक ही दिन में छोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों? और फिर वो घर पे आके उनकी हिम्मत बढ़ जाती है तो और ज्यादा करते हैं। तो मैडम देखिए, जो ड्रिंक करने का जो ऑफेंस है ना, ये पैटी ऑफेंसेस में आता है, ठीक है ना। और पुलिस ने उनके खिलाफ ना 107 151 में सीआरपीसी के अंदर कलंदरा बनाया हुआ, तो उसके अंदर जो पुलिस के पास पावर है बेसिकली एक ही दिन रोकने की है, अगले दिन वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते हैं और मजिस्ट्रेट उसको यूजुअली जमानत दे देता है, क्योंकि ये जमानती ऑफेंस है। अच्छा आप जी। जानते हैं जमानती और गैर जमानती जो धाराएं होती हैं या फिर जो जुर्म होते हैं उनके अंदर यही प्रोविजन है कि पुलिस बेल दे सकती है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जो बेल है वो एससीएम कोर्ट से मजिस्ट्रेट के यहाँ से मिलती है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी सर, पर लेकिन सर ये जो हाँ घर में आए दिन वो मेरे साथ ऐसे बदतमीजियां करते हैं तो और मैडम मेरे आप आए दिन कंप्लेंट करो ना, एक दिन कंप्लेंट करने से तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको आए दिन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ एक बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 4 बार कर रहा है, तो आप बहुत सारी कंप्लेंट्स करें। वो मेरी बेटी से भी एब्यूज वर्ड बोलते हैं, जो वो 21 साल की है अब मेरी बेटी।
पहले तो तो नहीं मैडम बोलते आप अपनी बेटी के ब्याह पे कंप्लेंट करें ना। आप हाँ जी समझिए, देखिए आपकी बेटी के नाम पर अगर कोई आपकी बेटी को अगर नाम लेके या फिर कोई इशारा करके अगर कोई गलत बात करता है तो ये तो कानून में जुर्म है मैडम। हाँ। और फिर मैं जब थाने इसके में लिए थानेदार से आईपीसी। बात करेंगी तो वो मैं अपनी बात रखती हूँ ना, जैसे पूरी बात बताने की कोशिश करती हूँ तो थानेदार ये कहते हैं आप लेडीज से थोड़ा कम बोला करो। अब ये कैसी बात है कि लेडीज ज्यादा बात बता ही नहीं सकती कहाँ अपनी। रहते हो मैडम आप? हम कोटा राजस्थान। हाँ तो मैडम एक काम करना, अगली बार जब आप कुछ करेंगे ना, हाँ जी। तो पहली बात तो अपनी कंप्लेंट है ना वुमेन सेल में देना। वुमेन सेल, अच्छा जी। इसके कॉन्टेक्ट ठीक है, नंबर। महिला अपराध शाखा कहते हैं हम उसको। अच्छा जी, ठीक है, मेरे को जानकारी। ठीक है, वहां पे। और दूसरी बात, अपनी कंप्लेंट लिखित में देना। उनको मैंने कहना अभी। जी, जो जो भी आपके साथ, पहले मेरी सुनो मैडम। हाँ जी सर। जो भी आपको कहना है वो सारा का सारा एक पेपर पे लिख लेना, उसकी एक फोटोकॉपी करा लेना और उनको दे के आना। कहना जी ये बदतमीजियां हमारे घर वाले हमारे साथ करते हैं और इनके खिलाफ मैं ये चाहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त से सख्त, हाँ। ठीक है। जब अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर आप उसके ऊपर एक रिमाइंडर डालेंगे और फिर हमारा एनजीओ, फिर क्या पहले भी काम कर सकता है, आप हमारे एनजीओ के साथ भी जा सकते हैं वहां पे, ऐसी बात नहीं है। वहां पर अच्छा। इंश्योर होंगे वो काम करने के लिए, तो फिर उसको बात को टालेंगे नहीं, आपकी कंप्लेंट को, आपकी शिकायत को टाला नहीं जाएगा। ठीक है मैडम? डाला भी जाए, बस मैं वही चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल टाला नहीं जाएगा आपकी बात को। ठीक है ना? तो हाँ ये वो एक सॉल्यूशन है अपनी बात को अब रखने का। और फिर हाँ उसके ऊपर पुलिस एक्शन लेगी। अगर उन्हें लगता है एफआईआर दर्ज करनी है वो एफआईआर दर्ज करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि हाँ। वो बुला के आपका बैठ के पैचअप करा सकते हैं तो बैठ के पैचअप कराएंगे, सॉरी बुलवा सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। ठीक है। और अगर आप वो पैचअप नहीं होता तो फिर कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। ठीक है। और हाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं और आपके पास सबूत हैं, तो आप हाँ। डायरेक्टली भी कोर्ट के अंदर, महिला कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को ले जाके। अच्छा, ये भी ठीक है, लिखित हाँ। में आप अपनी कंप्लेंट लिखिए। ठीक है ना? हम्म। डीवी एक्ट के अंदर आता है वो। ठीक है ना? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं हम उसको। वो डोमेस्टिक वायलेंस उसके एक आती है। अंतर्गत मेरी जो सास है ना, उन्होंने तो मुझसे शुरुआत से ही मेरे से बहुत वो भेदभाव रखा है, जो ऐसे ही रखा उन्होंने। और उनके साथ साथ मेरी ननंद और मेरे देवर भी मेरे साथ वही हरकतें मैडम करने मेरी लगे। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, आपकी जो भी तकलीफ, आपने एक वकील को कांटेक्ट करे अपने इलाके में। अच्छा वो जी। वकील साहब आप उनसे बोले कि जी मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रही है और मुझे इसके खिलाफ कंप्लेंट करनी है। तो वो आपकी बातों को कागज में लिखेंगे, पिटीशन बनाएंगे और उसको महिला कोर्ट में फाइल करेंगे। हाँ जी। ठीक है ना? फिर उसके अंदर आप महिला कोर्ट जो है वो दूसरे लोगों को कम सम्मन करेगी, जिसको भी आप उसके अंदर पार्टी बनवाएंगे और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और कानूनन मुकदमा चलेगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है? अच्छा तो जी ये सर। भी आपके पास एक रास्ता है। हम्म, ये भी सही ठीक रास्ता है है। मैडम? हाँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ जी, किसी और ने भी हैंड रेज किया था, प्लीज बताएं मुझे। हाँ जी, कामिनी जी बताएं। कामिनी जी अपना माइक जो है आप अनम्यूट करें और प्लीज बताएं मुझे क्या कहना चाहते हैं। हेलो हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? सर, शालिनी। जी शालिनी जी बताएं प्लीज। सर, मुझे बताना था कि सोसाइटी में। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ, बताएं प्लीज। एक मिनट, आवाज आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है, मेरे को आ रही है। हाँ, सोसाइटी में ना सर, हम लोग का रीडेवलपमेंट का प्लान है। लेकिन हम्म। सोसाइटी में जो ऊपर के फ्लैट में मेरी मम्मी है 83 इयर्स, ऊपर एक हम्म। आदमी का फ्लैट है, उसने किसी होटल वाले को भाड़े से दिया है। पूरा दिन हम्म। गोभी और चाइनीज काटते रहते। और पूरा संडास हम्म। का पानी, बाथरूम का पानी पूरे मम्मी के इधर पूरे अंदर से ना, नीचे के फ्लैट में रहते हैं, वो पूरा गिल्ला हुआ। तो इसके लिए कुछ कानून है क्या सर? सोसाइटी हाँ वाले मैडम कोई हैगा। सुनता नहीं है सर। सेक्रेटरी आप सुनता नहीं, सिविल, ट्रेजरी। हाँ सर। बताएं बताएं, पहले मैं आपकी सुनूंगा फिर और बताऊंगा। पूरी वॉल सब खराब हो गई है। सेक्रेटरी को बुलाया, ट्रेजर को बताया, घर आके आके देखते हैं। सोसाइटी के बराबर हम सब पैसे भरते हैं, भले लेट हो, लेकिन सब पूरा भर देते हैं हम लोग, कुछ भी रखते नहीं है। लेकिन काम कुछ करने को नहीं मांग रहे हैं। और वो बोलते हैं, हम ऊपर के आदमी को बोलती हूँ,
बोलते हैं कि हम करेंगे करेंगे, वो आदमी बोलते हैं अभी करूंगा। गए साल से सर पूरा वॉल हमारा खराब हुआ है। लास्ट में हम लोग को इतना खर्चा होगा, वहां पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी का निकाल के हमने दूसरे वॉल पे लिया, उसके लिए हमको 5,000 से खर्चा आया। तो भी पूरा गिल्ला हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है सर। हो गई मैडम आपकी शिकायत पूरी? यस सर। जी मैडम, देखिए आपकी जो मदर की प्रॉपर्टी है, आपको ना अपनी मदर के नाम से ना सिविल कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए, और उस केस का नाम होगा सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस। आप हाँ, आप लिख सकते हैं उसे, सूट फॉर डैमेजेस फाइल होगा। हाँ। ठीक है, इसके लिए आप अपने लोकल के किसी वकील से कांटेक्ट करें, और वकील साहब आपको बताएंगे सूट फॉर डैमेजेस कैसे फाइल होगा। देखिए, कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी में ही चाहे नुकसान, मतलब अपनी प्रॉपर्टी में ही चाहे कुछ कर रहा हो, लेकिन उसकी वजह से अगर आपको हार मोरा, आपकी दीवार को, आपके घर को, आपके फ्लैट को, आपको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हम हर्जाने का प्रावधान। हेलो, सुन पा रहे हैं ना आप? नहीं, कुछ सुनाई नहीं दिया, रेंज गया था सर। तो मैडम, अब रेंज की प्रॉब्लम तो आपकी ना, प्लीज जरा रेंज को इंश्योर करके हाँ रखें। आ गए, हाँ किया सर। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? आ रही है। हाँ, तो मैडम सूट फॉर डैमेजेस फाइल करें आप। अगर आपके पड़ोसी या किसी और के द्वारा कोई भी आपका नुकसान किया जाता है, तो उसके लिए हाँ। सिविल में एक प्रोविजन है, सूट फॉर डैमेजेस फाइल होता है। वो आपके वकील साहब आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे, और अगर नहीं करते तो आप कल के वेबिनार में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा। ठीक है? और सर, हाँ, उनको पुलिस पार्टी बना स्टेशन के। में कुछ नहीं हो सकता है सर? ये एक लेडी है, वो ओल्ड लेडी है, और ये लोग ऐसे ऐसे मैडम कर देखो, रहे हैं आप उसकी। कंप्लेन कर दो, लेकिन जनरली ना ये नाइबर्स के झगड़े में पुलिस क्या करेगी? उसने कोई आपको क्रिमिनल ऑफेंस थोड़ी किया है। हाँ। अब क्रिमिनल ओके। ऑफेंस के लिए तो पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। इट्स अ सिविल डिस्प्यूट। ठीक है? अगर आपके वकील साहब आपको प्रॉपर नहीं बता पाते, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा क्या क्या साधन कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना? हेलो। ओके सर। ठीक है थैंक यू मैडम सर। जी। वेलकम वेलकम जी। कामिनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चलिए साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा टाइम अब समाप्त हो चुका है, ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर हो गए। तो मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। कल फिर हम इसी प्लेटफॉर्म पे इसी टाइम मिलेंगे। आप सभी का